नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चक्रव्यूह और सवालों के चक्रव्यूह में मेरे साथ है सांसद रतनलाल कटारिया जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा बदलाव बीजेपी का, इतने सांसद और अब बीजेपी की हरियाणा में सरकार, एक लंबे समय बाद इस पूरे बदलाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं बाल्यकाल से राजनीति में हूँ। हाँ। कभी सपना लिया करते थे कि क्या कभी जनसंघ का प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। क्या हमारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी कभी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। और ये सपना मैंने तो 1963 में ही लेना शुरू किया, जब मैं बाल्यकाल में चौथी कक्षा में था और मुझे दिल्ली के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ आने का मौका मिला। तब मैं चौथी क्लास का विद्यार्थी था और तब मैंने वहाँ पर एक छोटा सा गीत बोला बाल कलाकार के रूप में। तब से ही मैं ये सोचने लगा था, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरा परिवार हमारी आरएसएस की पृष्ठभूमि है। तभी ये कहा जाता है कि इस बार जितने लोगों को ज्यादा तवज्जो मिल रही है उनका आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं नजदीकियां हैं, इसलिए तवज्जो मिल रही है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा हाँ। कि आरएसएस जो है वो रतनलाल कटारिया के खून के कण कण में है। हाँ। और मैं तो उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ जिसकी 5वीं पीढ़ी हाँ। आज आरएसएस के अंदर जो है वो चल पड़ी है, छोटे बच्चों से लाकर। हाँ। अगर आरएसएस मेरे जीवन में ना आया होता तो हो सकता है कि मैं इतनी तरक्की ना कर पाता, इतने संस्कार ना ले पाता। बिल्कुल, आरएसएस अगर मनोहर लाल खट्टर जी के भी साथ नहीं होता तो आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं होते। तो क्या आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऊंची पद को हासिल करने का आज बीजेपी में? इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? आरएसएस का जो दर्शन है हाँ। वो बिल्कुल भिन्न है। आरएसएस के बहुत से विविध संगठन हाँ। आज देश और दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी एक विविध संगठन है। हाँ। उन 56-57 प्रकल्प जो आरएसएस के चलते हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी एक है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से स्वयंसेवक भी हैं आज और नॉन स्वयंसेवक भी हैं आज। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब कोई किसी स्वयंसेवक कोई ऊंची छलांग लगाता है तो तब यही कहा जाता है कि ये आरएसएस की वजह से बना है। तो प्राथमिकता क्या है अभी? चलिए, आपने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि जब वो यहाँ तक धंस गए थे और फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। अभी जो हरियाणा की राजनीति या हम पूरी सिस्टम की बात करें वो भी एक ऐसा ही है जिसमें विपक्ष में बैठी बीजेपी ये कहती रही है कि ये पूरा धंसा हुआ है। अब उस धंसे हुई चीज में से पूरे हरियाणा को निकालना, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना, चैलेंजेस, चुनौतियां बड़ी हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? हम तंग आ चुके थे इस अलायंस की राजनीति से। हाँ। जिसके सर पर भी मुख्यमंत्री का ताज धरते, हाँ। जिसके लिए मेहनत करते, हाँ। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत पश्चात वही हमें रगड़ा लगाना शुरू कर देता। हाँ। कभी पिटवाना शुरू कर देता। हाँ। कभी हमारा कोई काम नहीं होना किसी कार्यकर्ता का। हाँ। हमारे जो मेंबर विधायक बनते थे वो एक एक छोटे छोटे काम के लिए तरसते रहते थे। हाँ। तो जिस तरह का वो वक्त हमने देखा तो एक टीस, एक तमन्ना, एक तड़प ये थी कि हरियाणा के अंदर भी हम जनता की सेवा के लिए एक पार्टी को इतना मजबूत बनाए कि ताकि लोगों को भी राहत मिले। अब लोग यहाँ आए, मुख्यमंत्री बनकर चले जाते रहे, लेकिन कोई सीएलयू तक सीमित रहा, कोई भ्रष्टाचार तक सीमित रहा, कोई क्षेत्रवाद तक सीमित रहा। तो किसी भी मुख्यमंत्री ने वाइडर सोच जो है 2.5 करोड़ जनता के प्रति सोच नहीं अपनाई। केवल अपनी अपनी ओर ही देखते रहे, अपने अपने रीजन की ओर देखते रहे। अपनी विधानसभा से बाहर किसी मुख्यमंत्री का विजन नहीं गया। तो वो जो कमियां हरियाणा के अंदर आई थी, मनोहर लाल जी के रूम में आज मुख्यमंत्री जी जो हमें मिले हैं तो हरियाणा का सर्वांगीण विकास होगा। बतौर सांसद आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप अपने आप को बतौर सांसद, आपका जो टेन्योर है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या प्राथमिकता आपने अपने लिए तय की है? देखिए, मेरी सबसे
जो पहली प्राथमिकता है वो राष्ट्र के प्रति है। हाँ, मैं हिंदुस्तान की संसद में एज ए मेंबर पार्लियामेंट एक ऐसा रोल प्ले करके इस दुनिया से जाना चाहता हूं, जब कभी भी कोई लोग याद करें कि ये मुद्दा भी कटारिया जी ने उठाया था, ये मुद्दा भी कटारिया जी ने उठाया था। जैसे अभी पिछले सत्र के अंदर मैंने जो है माँ सरस्वती का मुद्दा उठाया, और आज भी वो डॉक्यूमेंट्स रखा है। आज भी मैं जो अशोक सम्राट हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, जिन जिन स्थानों के ऊपर गए, वो सारा मैं लेकर आया हूँ। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी उसके अंदर डालूंगा। और देश के अंदर जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन रहती है, जैसे अभी अभी मैं आया हूँ जिस मीटिंग से, उस मीटिंग के अंदर सारा ब्लैक मनी का चर्चा था। उससे पहले जो हम सारे देश के अंदर जिस तरह का जो बेरोजगारी है, जिस तरह का जो भ्रष्टाचार अब तक रहा है, उसमें हम जो है किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं, किस तरह से पारदर्शी और एक गुड गवर्नेंस लाकर हम केंद्र में मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं, यहाँ मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं। मैं उन प्रिविलेज्ड कार्यकर्ताओं में से हूँ जिनको मोदी जी के साथ भी 20 साल काम करने का मौका मिला। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, क्योंकि आपको एक फंड अलॉट होता है, सांसद को एक फंड भी अलॉट होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं जो आपने तय करके रखी हुई है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस आपसे भी बहुत हैं? देखिए, फंड जो है, हाँ, फंड तो जो जितने भी 840 MP हैं सबके लिए एक ही है। हाँ, और उसको तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जैसे मैं अम्बाला का सांसद हूं, हाँ, तो 3 लाख रुपए हर गांव के लिए आता है। हाँ, अगर मैं किसी गांव में ज्यादा दूंगा तो दूसरे का हिस्सा कट जाएगा। हाँ। वो तो एक 3 लाख रुपया एवरेज उसकी आती है, आप कोई भी उसमें विकास करा लें जी। लेकिन जो मेन चीज है कि हुड्डा जी ने 10 साल के अंदर 10 यूनिवर्सिटियां हरियाणा प्रदेश के अंदर लाए। हाँ, क्या वो जो हमारी 3 लोकसभा उत्तरी हरियाणा की थी, हाँ, करनाल, हाँ, कुरुक्षेत्र, हाँ, अंबाला, हाँ, क्या 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद हुड्डा जी एक भी यूनिवर्सिटी उस रीजन के अंदर लाए? एक भी कोई स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी लाए? बच्चियों के लिए कोई यूनिवर्सिटी लाए? कोई अच्छा सा हॉस्पिटल PGI स्तर का उधर पर लेकर आए? कोई इंटरनेशनल रिप्यूट का कोई IIM, कोई IIT उस क्षेत्र के अंदर लाए? यही कारण रहा कि कालका से लेकर पानीपत तक श्रीमती सोनिया गांधी और हुड्डा एक एक सीट के लिए तड़पते रहे। लेकिन कटारिया जी, आपके जो सांसद इतने आए इस बेल्ट से, उनको भी तो सेंटर में कोई जगह नहीं मिली। यहाँ पर भी तो लोगों ने सवाल किए कि यहाँ पर इंडक्शन क्यों नहीं हुआ। जहां तक मंत्री की उम्मीदें बात थी। है, हाँ, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। परफेक्ट, अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड, पॉइंट टेकन। लेकिन उसके बाद लोगों की बात करते हैं, लोग तो उम्मीद करते हैं ना। आपने भी मेरे ही कार्यक्रम में जब आप सांसद बने थे, आपने कहा था कि लोगों की उम्मीदें थी और यहां से भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए थी। देखिए, हालांकि विधानसभा में देखिए तो सबसे ज्यादा सीटें इसी बेल्ट से आई हैं बीजेपी एक कार्यकर्ता के रूम में मोदी जी ने हमें टास्क दिया था। हाँ, पार्टी ने हमें एक टास्क दिया था। हाँ, मैं जिस रीजन का रहने वाला हूं, हाँ, मैं जनता के बीच में गया। हाँ, मैंने जनता से झोली पसारी। हाँ, मैंने कहा कि आपने 24 सीटों पर हाँ, विजय पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 27 में से आपने दिलवाई, और अगर आप ऐसा ही रिजल्ट अब की बार दे देंगे तो हो सकता है कि मैं मोदी जी के दरबार में अलख जगाऊं, अपने परिवार के उसमें अलख जगाऊं, और नॉर्थ हरियाणा का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में मिल जाए, बीइंग ए मेंबर लोकसभा, मुख्यमंत्री के रूप में तो मिल गया। हाँ, तो मुझे खुशी है हाँ, कि हमारे संगठन ने हमारी बात मानी, हमारे नेतृत्व ने हमारी बात मानी, और खट्टर जैसे देशभक्त कार्यकर्ता को
मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी तो उम्मीद हो सकती है कि यहाँ के किसी सांसद को सेंटर में भी जगह मिले, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की अगर हम बात करें, उन्हें सेंटर में इंडक्ट किया गया, अब उनसे कुछ मंत्रालय वापस भी ले लिए गए, क्योंकि विधानसभा में हम देखें तो वहां से बीजेपी को सीटें नहीं आई, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी बहुत ही फ्री एंड फेयर गेम चलते हैं, बहुत ही फ्री एंड फेयर है, उसके लिए बिल्कुल प्रोत्साहन भी है जो काम करता है, और जहां पर नहीं वहां पर डंडा भी सख्त है। ऐसा है, आप ना मेरी तरफ, मेरे मुंह की तरफ कुछ इशारा करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप इतना खुल के बोलते हैं। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे लिए मंत्रिमंडल से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि जब हरियाणा में शपथ होने के पश्चात मोदी जी ने अपने यहाँ पर चाय दी, तो वो तो जहाज से आ गए थे, मैं गाड़ी से आया, तो 400 मेंबर पार्लियामेंट वहां पर थे। तो जैसे ही मैं अंदर उसमें गया, तो मोदी जी ने दूर से ही मजाक में, जैसे कि मेरा उनसे 30 साल पुराना प्यार है, तो मुझे उन्हें प्यार से कहा, आ भाई 9/9। यानी कि मेरी लोकसभा में 9 की 9 सीटें पार्टी ने जीती, और प्रधानमंत्री जी ने ये कहकर तो मेरा कितना सम्मान किया 400 लोगों के बीच में। यही तो मेरा सवाल है। हाँ? अब मेरे सवाल के जवाब में ही आपने बहुत खुल के नहीं, लेकिन आपने जवाब जरूर दे दिया। पॉइंट टेकन। यही तो मैं कह रही हूं कि यहां से किसी को सेंटर में पार्टिसिपेशन, और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की अगर हम बात करें, वहां से सीटें बिल्कुल नहीं आई, बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, वहां से महकमे लिए भी गए। तो मोदी जी बहुत ही फ्री एंड फेयर नजर से सबको देखते हैं। हाँ, देखते हैं, लेकिन देश बड़ा है। यकीनन, यकीनन देश बड़ा है। हाँ। और हरियाणा प्रदेश के अंदर नया नया परिवर्तन हुआ है। 48 साल के बाद हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये सरकार एक बहुत ही स्ट्रांग सरकार के रूप में चले, जनता की सेवा करे, और जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं उन चुनौतियों का मुकाबला करे, और राजनीति में जो जिस प्रकार से चलता है उसका हिसाब किताब भी इस तरह से किया जाए कि ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो नेतृत्व को 10 तरह की रणनीति अपनानी पड़ती है, उस रणनीति में से ही ये सारी चीजें निकलती हैं। एंड आई अप्रिशिएट दिस। चलिए, यहाँ पर बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ रतनलाल कटारिया ने कहा, और समझने वाले यकीनन समझते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है, जो रणनीति होती है, वो किसी भी राजनीति का अहम हिस्सा होती है। और अभी तक ये जो गेम है चेस की, वो बहुत ही सेफ एंड साउंड तरीके से खेली जा रही है। बात करते हैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की, नरेंद्र मोदी की, जहां उन्होंने कहा कि एक सांसद एक गांव गोद लेगा। आपने भी एक गांव को अडॉप्ट किया है, उसी गांव को आपने क्यों चुना? क्या पैरामीटर्स रहे, क्या बेसिक है? देखिए, मेरे लोकसभा का एक वो मिडिल सीट टाइप का पॉपुलेशन के हिसाब से गांव है, यमुना के किनारे है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं अपना मॉडल मानता हूं, और बचपन से ही जिनके साए में मैं चला। एक बार वो उस गांव में आए थे, और 1975 में आए अटल जी उस गांव में। उसके बाद 1996 में मोदी जी भी उस गांव के अंदर गए, और उस गांव में हमारा बहुत वर्षों से इतना पुराना काम वहां पर था। तो और भी गांव हैं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, लेकिन जब जिस प्रकार से स्पोर्ट्स होती है ना, तो उसमें जो जजेज होते हैं उनको तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही चुनना होता है, तो कितने उनके पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ तो 1800 गांव, और सब गांव में से एक गांव का चयन करना था। अगर मैं ये कहकर अपनी जिम्मेवारी झाड़ लूं कि प्रशासन तय कर दे, जैसे कि वो दीपेंद्र हुड्डा भाग गया मैदान से, इट इज एस्केपिज्म। जब कोई योजना है, आप बोल्ड होकर सामने आइए, बात करिए, औरों का भी विकास करना है। लेकिन जो एक योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, और आपको उसमें से एक गांव चुनना है, तो हमने वो चुन लिया। तो उसमें 10 किस्म की बातें भी आएंगी,
लेकिन उसके कुछ बहुत सेट रूल्स हैं कि इन पैरामीटर्स को देखते हुए आपको वो गांव चुनना है। 5,000 की आबादी होनी चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट सबसे कम होना चाहिए। नेतृत्व की बात की। हाँ हाँ, वो गांव ऐसा है, आप जाकर वहां अध्ययन कर लीजिएगा। हाँ, उसमें लगभग जैसे छत्ती बिरादरी होती है, छत्ती बिरादरी का उसमें गांव के अंदर वो जो नॉर्म्स हैं वो पूरा होता है। उसमें शेड्यूल कास्टों की आबादी बहुत ज्यादा है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस की आबादी बहुत ज्यादा है, और जो यमुना से जो डैमेज होता है आज उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उस दृष्टि से भी मैंने उस गांव को देखा। और जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं और जो अभी स्पीकर बने हैं, और उनसे भी मेरा विचार विमर्श हुआ। वो भी उनका भी रिकमेंडेशन एक गांव के लिए है, अराइया वाला के लिए है। तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे, उसको भी इसके बराबर का सोचेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हर विधानसभा से 10-10 नाम आए हुए हैं कि आप तो हमारे गांव का नाम। इसको डेवलप करने के लिए आपकी जो प्लानिंग है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आप यहाँ पे इसको मॉडल विलेज कैसे बनाएंगे? बिजली, पानी, सड़क, ये 3 बेसिक तीनों तो ये हों। हाँ, अच्छा स्कूल हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हाँ, अच्छा हॉस्पिटल हो, और एक किसानों के लिए भी हाँ, थोड़ा सा वहां पर कोई बफर स्टॉक के लिए कोई गोडाउन उस गांव में सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बने। और हम तो ये भी चाहेंगे बेटियों की शिक्षा के लिए कुछ वहां पर विशेष तौर से प्रबंध अलग से हों, और कोई टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित कोई वहां पर कोई कार्यक्रम वहां पर आए। और जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं और हरियाणा सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, मैं उनसे भी जरा कल 17 तारीख को बैठक हो रही है, गुड़गांव में बुलाया है। तो उसकी सारी जो सिस्टम है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होगा, क्या इसके नॉर्म्स हैं, क्या हम कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर पूरा स्टडी करने के पश्चात आगे के कदम रखे जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से एक सांसद एक गांव चुन रहा है, सभी विधायकों को भी एक गांव गोद लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। लेना चाहिए। दे आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। और जिस प्रकार का निर्णय हुआ है, इस प्रकार का निर्णय अगर यहाँ पर भी हो जाए, राज्य के अंदर भी हो जाए, और आदरणीय हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पर हैं, और मैं अभी कोशिश करूंगा और कि उनसे मिलूं, और जो विषय आपने मेरे ध्यान में लाया है मैं उनके ध्यान के अंदर भी लाऊंगा। हाँ, यानी आप ये मानते हैं कि अगर एक विधायक, 90 विधायक हैं, अगर एक विधायक भी एक गांव को गोद लेता है तो 90 गांव ये हो गए, 10 सांसद हो गए, तो जो एक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है। हाँ, देखिए उसमें मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र तो जो है उसके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भंडार पूरा है, और राज्य सरकार जो है उसको कैसे लेती है योजना को, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी भरपाई किस तरह से होगी, इसके बारे में अभी वर्कआउट करना है। 17 तारीख को हम सारी चीजों का पूछेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार के उसमें नुमाइंदे आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनल लेटर लिखा है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, और ईमेल भी किया है। तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड, मुख्यमंत्री जी। और आपने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का तो ये एस्केपिज्म है जो इससे भाग रहे हैं। एस्केपिज्म है उनका। तो देखिए, एक लक भी होता है राजनीति के अंदर। कोई ऐसा वक्त आया कि भजनलाल को पटकनी दे दी गई, हुड्डा की लॉटरी निकल गई। उसको चाहिए तो था ये कि वो सारे हरियाणा की जनता की सेवा करता, लेकिन हम क्या करें, बापू बेटों की सोच जो है कलोई से ऊपर गई नहीं। इसका उनको जो है खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ठीक है, उनको कलोई मिल गई, उनको रोहतक मिल गया, लेकिन हरियाणा उनके हाथ से निकल गया। क्या बात है। हरियाणा बीजेपी को मिला है, और हरियाणा में बीजेपी के 47 कमल भी खिल गए हैं। अब ये कमल मुरझाए नहीं, खिले रहे, इसके लिए बीजेपी के ऊपर काफी भार है। देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं
कि अभी अभी तो नया गांव बसा है, आप शुभ शुभ बोलिए। हम इस कमल के फूल को 10 की 10 लोकसभा में ले जाएंगे अगली बार। चलिए, मेरी तो यही इच्छा है और हमारा साथ और भी है। ज्यादा से ज्यादा हमारे विधायक आए। मैं तो ये सपना भी ले रहा हूं कि परमात्मा करे हमारे जीते जी वो वक्त आए कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, कहाँ है बीजेपी, टीडीसी के बीच पे नचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मजाक उड़ाया करते, ये इनके तो सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट आ रहेंगे, एक भी इनका जीत के नहीं आता। इस तरह से बड़े बड़े दम गजे झूठ के पलंदे सारा दिन मारा करते थे, और जब रिजल्ट आने शुरू हुए, क्या नजारा है, कमरे के अंदर चक्कर काट रहे थे। वो भी बीजेपी, वो भी बीजेपी, वो भी केसरिया रंग जिस तरह से घुला है, वो आपके चेहरे और आपकी बातों में आज पूरा दिख रहा है कटारिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन हरियाणा के जो बच्चा 13 साल की उम्र में लगा और उसके सामने ही उसने पिछले 50 साल के अंदर सब कुछ देख लिया। तो बिल्कुल, क्या बात है। और इस पूरे कमल जो खिले हुए हैं, इसके बीच हाथ और चश्मे को कहीं देखते हैं आप जो विपक्ष में बैठे हैं? देखिए, वो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो अपना काम करें। ये सोच भी गलत है कि किसी चीज का बीज नाश हो जाता है। ये सोच भी गलत है कि कोई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट इज ए डेमोक्रेसी। आज हमने लोगों का विश्वास जीता है। हमें इस तरह के काम करने चाहिए कि हमारा विश्वास जो है जनता के बीच में और बढ़े और बढ़े। और हम जो हमारे अपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो बहुत चिल्लाएंगे। अभी तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अभी तो हमारा घर भी नहीं बसा अच्छी तरह से। अभी से ही वो कोई ना कोई बातें बोलना शुरू करेंगे। SYL का मुद्दा बहुत उठ रहा है। डेरा सच्चा सौदा के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की नजदीकी और उनको नमन करने जाना, ये राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चे का विषय है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो बिल्कुल बदलाव की राजनीति की बात करती है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर अगर हमारे नेता और अगर हमारे विधायक गए हैं, तो जिस धर्मनिरपेक्षता के साथ डेरे से कोई कॉल आई कि जो दल हरियाणा के अंदर भाईचारा बनाकर रखेगा, शांति बनाकर रखेगा, हरियाणा का सर्वांगीण विकास करेगा, तो हम ऐसे दल को चाहेंगे कि ऐसा दल जो है वो लोगों की सेवा करे। लेकिन कटारिया जी, सवाल जब तब खड़ा होता है कि जब नेता ऐसे संतों और डेरों के पास जाते हैं जहां वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, और फिर वही संत राजनीतिक संरक्षण लेने लगते हैं। वो हमने देखा, अभी देखिए जो संत हैं वो कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना की जा रही है। तो ऐसे में एक गलत तरह का संदेश जाता है प्रदेश में। मैं देखिए इसके बारे में बिल्कुल अपनी राय क्लियर कर देता हूँ। मैं भी संतों के यहाँ जाता हूँ, उनके पांव भी छूता हूं, उनका आशीर्वाद भी लेता हूं। बट इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग एनीबडी इन द कंट्री, देन द रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके बारे में कटारिया की ये थिंकिंग शुरू से है कि नो इनोसेंट पर्सन शुड बी पुनिश्ड एंड no criminal should be spared, how so powerful he may be। चलिए, यहाँ पर बीजेपी वाकई में वर्क कल्चर में बदलाव लाने की बात करती है, मुख्यमंत्री भी करते हैं। एक जो अभी भी वर्क कल्चर हम देख रहे हैं कटारिया जी, बहुत ही छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी, वो ये है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मंत्रियों और नेताओं को झुक कर प्रणाम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वर्क कल्चर बदलना चाहिए? और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी मंत्री जनसेवक है। देखिए, इसमें ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक तो मान लिया आपकी जगह कोई 70-80 वर्ष की महिला आपकी एडिटर इन चीफ या कोई और बैठा है और मैं बहुत छोटा हूं उससे उम्र में, तो मैं जब आता हूं तो एज ए कर्टसी कोई नमस्कार झुककर करने में कुछ जाता नहीं।
बहुत सीधा सा सवाल है कि कहीं भी मुझे लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऐसे नेताओं को ये डिस्करेज करना चाहिए कि कोई भी उन्हें झुककर प्रणाम करे, ये वर्क कल्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये वर्क कल्चर में बदलाव आना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? मैं इत्तेफाक रखता हूँ मोदी जी की बात से। हाँ। लालचवश या दिखावे के लिए किसी के पांव छूना, ये जो है इस प्रकार की जो क्या कह रहे दिखावापन है वो डिस्करेज होना चाहिए। चलिए आने वाले वक्त में चलते चलते आपसे पूछ लेते हैं कि बीजेपी सरकार के आगे चुनौतियां बड़ी हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, किस तरह की राहें देख रहे हैं आप आगे? कि हमारे सामने सबसे बड़ी तो चुनौती यही है कि ये तो हरियाणा को लूट के चले गए 48 साल में। 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है जनता के सिर पे छोड़ के चले गए। सबसे पहले तो इस प्रकार की नीतियों को अपनाना कि जो फाइनेंशियल घाटा है उसको धीरे धीरे कवर करते हुए हरियाणा के खजाने को बचाना, और फिर जो विस्फोटक बेरोजगारी है सारे हरियाणा के लोगों को क्षेत्र अनुसार, योग्यता अनुसार उनको रोजगार मिले, और एक जो इंडस्ट्री का ढांचा जो है वो हरियाणा से जो प्लान कर गया था बद्दी की तरफ, कालेआम की तरफ, वो फिर से यहाँ पर रीएस्टेब्लिश हो, लोगों को उसमें रोजगार मिले। ये इस प्रकार का महिलाओं का सम्मान हो और कोई भी महिला बड़ी इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ सारे प्रदेश के अंदर घूम सके। ये ना हो कि दिन के 12 बजे भी कोई घर का दरवाजा खोलने में भी डर महसूस करता हो। उन चुनौतियों के ऊपर हमें बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लोगों की उम्मीदें और बीजेपी नेताओं के वादे, इनके बीच का फासला कब और कितनी जल्दी खत्म होगा, सबकी निगाहें इन पर जरूर टिकी रहेंगी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।